प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, का प्रथम अंश पढ़ने जा रहे हैं। अतीत में दबे पांव के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में जन्मे ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। ओम थानवी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में हुआ। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी कस्बे में जन्मे ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का मिश्रित रूप है। रिपोर्टाज से क्या आशय है? रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है, रिपोर्ट एक अंग्रेजी शब्द है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर यह है कि रिपोर्टाज में किसी भी घटना को साहित्यिक एवं कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी घटना का सीधा सीधा वर्णन रिपोर्ट कहलाता है, लेकिन अगर रिपोर्ट के विवरण को हम साहित्यिक रूप में और कलात्मक रूप में प्रस्तुत करें तो यह रिपोर्टाज कहलाता है। इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। यह जो यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज है, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, इसमें प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्थानों का परिचय दिया गया है। पुरातात्विक स्थानों से आशय है जो प्राचीन विशेष महत्व के स्थान है, उनका इसमें परिचय दिया गया है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। अतीत में दबे पांव, तो आइए पढ़ते हैं ओम थानवी द्वारा रचित यह यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान, जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, यानी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह जो मोहनजोदड़ो है, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा, यह जो हड़प्पा है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक महत्व का एक स्थान है। यह पंजाब प्रांत का पुरातात्विक महत्व का स्थान है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा था। हड़प्पा पंजाब प्रांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक महत्व का स्थान है, और ये दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। सारे संसार भर में नियोजित से आशय है उचित ढंग से जिसे बसाया गया, पूरी तरह से नियोजन करके, पूरी तरह से कार्य योजना बना करके बसाया गया। इस प्रकार से पूरी तरह से नियोजित शहर माने जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दोनों प्राचीन भारतीय ही नहीं, वरन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो परवर्ती यानी परिपक्व दौर है, उसके ये दोनों ही शहर है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई, और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर ही इसकी व्यापक खुदाई हुई है, जहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के यह अवशेष प्राप्त हुए हैं। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने आदि यहां पर मिले हैं। यहां पर जो खुदाई हुई है, इन अवशेषों में हमें बड़ी तादाद में इमारतें मिली है, सड़कें प्राप्त हुई है, धातु पत्थर की मूर्तियां मिली है, चौक पर बने
चित्रित भांडे हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। भांडे से आशय है पूरी तरह से मिट्टी के बने हुए बड़े बर्तन। भांडे से आशय है मिट्टी के बड़े बर्तन भांडे कहलाते हैं। इस प्रकार से बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे, मोहरें, साजो सामान और खिलौने भी यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ, और जब हमें इन अवशेषों में ये सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है तभी इस सभ्यता का अध्ययन होना संभव हो पाया। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। जैसे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा, और यह जो हड़प्पा है ये सैकड़ों मील दूर है, और हड़प्पा के ज्यादातर जो प्रमाण और सबूत है वे रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए, यानी यह रेल लाइन बिछाने के दौरान इधर उधर हो गए। सभ्यता का अध्ययन इन सभी अवशेषों के आधार पर ही संभव होता है। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह राजधानी के रूप में रहा होगा। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, यानी इस शहर का फैलाव भी बहुत बड़ा था, यानी यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ यह नगर महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, क्योंकि इसकी आबादी कोई 85,000 के लगभग अनुमानित की गई है। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मजेदार है कि, और दिलचस्पी की बात भी है कि सिंधु घाटी मैदान की सभ्यता है। मैदानी भाग की सभ्यता होने के बावजूद भी यह छोटे मोटे टीलों पर आबाद था, और ये टीले भी प्राकृतिक रूप से बने हुए नहीं थे। टीले से आशय है मिट्टी से बना ऊंचा स्थान, यानी ये टीले भी प्राकृतिक रूप से बने हुए नहीं थे। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। यदि कभी सिंधु नदी का पानी और अधिक प्रबलतम वेग के साथ आ जाए तो उस पानी से बचने के लिए समतल भूमि में भी टीले बनाए गए थे, और ये टीले कच्ची और पक्की दोनों ही तरह की ईंटों से बनाए गए थे। कच्ची और पक्की ईंटों से धरती को ऊपर उठाया गया था, ऊंचा उठाया गया था, ताकि सिंधु का पानी बाहर यदि पसर भी आए तो उससे बचा जा सके। बहुत ही कुशलतापूर्वक यह शहर बसाया गया था। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। आदिम शहर, आदिम से आशय है अत्यंत प्राचीन काल का। अत्यंत प्राचीन काल के इस शहर की सड़कों पर और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, यहाँ की जो सभ्यता रही है और संस्कृति के जो अवशेष रहे हैं, वे जो सामान रहे हैं, सामग्रियां रही है, उपकरण रहे हैं, वे भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हो, शहर जहां था अब भी वहीं पर है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यानी यह जो शहर है, जो जनजीवन से भरा हुआ था, पूरी तरह से आबाद था, उसके घरों में, उसके रसोई घरों में आज भी उस जीवन के प्रमाण आपको दिखाई पड़ सकते हैं। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। मिट्टी के रंग में रंगी हुई वह बैलगाड़ी जिसे आपने देखा है, उसकी रुनझुन की आवाज आप इस सुनसान मार्ग पर यदि कान लगाओगे तो आपको सुनाई दे सकती है।
सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। यहाँ पर जो आंगन है उसमें सीढ़ियां बनी हुई है, ये सीढ़ियां अब समय के अनुसार टूट गई है, खंडहर रूप में हमें दिखाई पड़ती है। ये टूटी हुई सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। ऊपर की तरफ चढ़ती हुई ये सीढ़ियां आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। ये पायदान, इन सीढ़ियों पर खड़े होकर आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि आप दुनिया की सबसे ऊंची छत पर हैं। ये सीढ़ियां अब टूट चुकी है, खंडहर हो चुकी है, आपको ऊपर की ओर नहीं लेकर के जाएगी, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर यदि आप खड़े होकर अनुभव करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा मानो आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं, और इतिहास के पार झांकते हुए से आपको अनुभूति होगी। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। जीर्ण शीर्ण से आशय है खंडहर नुमा हो जाना, टूट फूट जाना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहां आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। जो पुरातत्व शास्त्री राखाल दास बनर्जी जब यहाँ पर आए सन 1922 में, तब वे इसी स्तूप की विशेष रूप से खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। इसके गिर्द खुदाई करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। इल्हाम होना, इल्हाम से आशय है अनुभव होना, अनुभूति होना। उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ पर इस्लाम के चिन्ह, इस्लाम के निशान भी मौजूद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई, और इस प्रकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मॉर्सल के निर्देश पर यह जो खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ, और यह अभियान धीमे धीमे सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी तक पहुंच गया। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल सका। दुनिया की यह प्राचीन सभ्यता है, इस बात के लिए भारत के इस दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार भी प्राप्त हो गया है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया, यानी हम टकटकी बांधकर इस दृश्यावली को देखने लगे। बिना पलक झपकाए अपलक हम इस दृश्य में खो गए। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। इसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। लैंडस्केप से आशय है प्राकृतिक भूदृश्य कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, रोमांच उत्पन्न करने वाला भी है। न आकाश बदला है न धरती, न तो यह आकाश बदला है न यह धरती बदली है जिस पर यह सभ्यता अपने मूर्त रूप में कभी बहुत जनजीवन के साथ में आबाद रही होगी। पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। बहुत सारी सभ्यताएं बदल गई, बहुत सारी कहानियां बदल गई, इसका इतिहास बदल गया। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, इसे देखकर सुना जा सकता है, इसे देखकर अनुभव किया जा सकता है। इसकी प्राचीन विशालता की और वैभवशाली स्थितियों की अनुभूति की जा सकती है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, देखना अपनी आंख से देखना है। कितना भी हमने किसी चीज के बारे में पढ़ सुन रखा हो, चाहे कितनी ही तस्वीरें या वृत्त चित्र उसके
तस्वीरें देखे हों, लेकिन यदि हम अपनी आंख से किसी चीज को देखते हैं, उसी को देखना कहते हैं। देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। बाकी तो सब आंख का झपकना है, देखना तो बस केवल अपनी आंख से ही देखना है। भले ही आपने किसी भी वस्तु के बारे में बहुत सुन रखा हो, बहुत पढ़ रखा हो, उसके संबंधित बहुत सारे वृत्त चित्र और तस्वीरें देख रखी हो, लेकिन उस स्थान को साक्षात रूप में जाकर अपनी स्वयं की आंखों से देखना ही वास्तविक रूप में देखना है। यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। लेखक ओम थानवी कहते हैं कि यात्रा अपने पांव चलने को ही कहा गया है, बाकी तो सब कदम ताल है। जो मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई, सारे आलम को, सारे संसार को, सारी दुनिया को जैसे एक फीके से रंग में रंगने की कोशिश करती हुई सी। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहां है, मगर बाकी वहीं खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। जिस प्रकार राजस्थान का परिवेश है, पर्यावरण है, उसी प्रकार का परिवेश और पर्यावरण यहां पर हमें दिखाई पड़ता है, मगर यहां की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधी आती है। धूप की जो प्रकृति है उसमें एक विशेष प्रकार का अंतर है, विशेष प्रकार का अंतर है। यानी यहां राजस्थान की धूप को पारदर्शी बताया है, तो सिंध की धूप को चौंधी आती हुई बताया है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है और सिंध की धूप चौंधी आती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत न पड़े। इससे आशय यह है कि जिस भी चीज की दृश्यावली, जिस भी वस्तु को फोटो के माध्यम से अपने कैमरे में कैद किया जा रहा है, उसे बार बार देखा जा रहा है। इस तरह बार बार निहारना, बार बार देखना, बार बार निहारने से, बार बार देखने से वह जो दृश्य है वह मस्तिष्क में, जेहन में ऐसे ठहर जाता है, ऐसे बैठ जाता है मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। यह इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है और इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता। राजसत्ता से आशय है राजा का शासन, धर्म सत्ता से आशय है धर्म के द्वारा किया जाने वाला शासन। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है और इसमें प्रशासनिक भवन है, इमारतें हैं, सभा भवन है, ज्ञानशाला और कोठार उपलब्ध है। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। अनुष्ठानिक से आशय है अनुष्ठान, पूजा आदि के निमित्त जो कार्य किए जाते हैं, उससे संबंधित जो महाकुंड है वह भी सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय, अनुपम, अनोखे वास्तु कौशल से आशय है भवन निर्माण की कुशलता, भवन निर्माण की कलाकारी,
ही कुशलता से संबंध शास्त्र वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। बाकी चीजें तो बहुत अधिक मात्रा में जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, खंडहर हो चुकी है। उनके बारे में तो अब केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जो उनके बारे में कल्पना की जा सकती है या जो चीजें उनके बारे में प्राप्त हुई है, जो बरामद चीजें हैं, जो प्राप्त चीजें हैं, उनके जोड़ से उनके उपयोग के बारे में केवल और केवल मात्र अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। नगर नियोजन से आशय है नगर बसाने की व्यवस्थित विधि, नगर बसाने की व्यवस्थित कला। इसका मोहनजोदड़ो बहुत ही अनूठी मिसाल है। मिसाल से आशय है बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में तब्दील हो चुकी हो, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी है। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। यहाँ की जो कमोबेश सारी सड़कें हैं ये या तो सीधी है या फिर आड़ी है। इस प्रकार आज के जो वास्तुकार हैं वे इस प्रकार की सड़कों को ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। जिस प्रकार से ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ये भी ग्रिड शैली पर ही आधारित शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान कहे जा सकते हैं। प्रतिमान से आशय है इसके मानक कहे जा सकते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। ये जो शहर है ब्रासीलिया, चंडीगढ़ या इस्लामाबाद, ये आने वाले समय में अपने विकास करते स्वरूप को किस प्रकार से सहजता के साथ में धारण करते रहेंगे, इस बारे में भी अब कुछ शंका प्रकट की जाती है। यानी यह जब शहर खुद विकास करेगा और आगे बढ़ेगा तो फिर इसमें कितनी गुंजाइश रहती है, कितना अवकाश रहता है, कितनी गुंजाइश रहती है कि यह होने वाले विकास को भी सहजता से समेट ले। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। नगर का नियोजन होना, वास्तुकला का प्रयोग होना, यह उस साक्षर सभ्यता और सुसंस्कृत समाज का किस प्रकार का योगदान रहा है, इसको जानने में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की बस्ती है। कामगारों से आशय है मजदूरों की बस्ती है, काम करने वाले लोगों की बस्ती है, परिश्रम पूर्वक धन अर्जन करने वाले लोगों की बस्ती है। कहा जा सकता है इतर वर्ग की, यानी अन्य दूसरे वर्ग की यह बस्ती है। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, और जब यहाँ पर इस प्रकार से हमें बस्तियों के अवशेष मिले हैं तो यह भी माना जा सकता है कि संपन्न समाज में वर्ग भी रहे होंगे। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहां नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। जैसे कि निम्न वर्ग के लोग बहुत अधिक धन
उपार्जित नहीं कर पाते होंगे और उनके घर इतने मजबूत नहीं बने होंगे जिस प्रकार के मजबूत घरों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि उनकी बस्तियां थोड़ा इससे दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है और अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। महाकुंड के विहार की दिशा, विहार से आशय है बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम, जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं उनके आश्रम को विहार कहा जाता है। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग, पता नहीं इस चीज को प्रयत्न पूर्वक बनाया गया है अथवा यह महज एक संयोग मात्र है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। इसका मार्ग का नाम देव मार्ग रखा है, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है और हो सकता है कि यह संयोग से ही नाम रख दिया गया हो अथवा इस नाम को रखने के पीछे कोई प्रयत्न किया गया हो। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था, किसी अनुष्ठान का यानी पवित्र आयोजन का अंग हुआ करता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर बने हुए हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ जाए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही कुशलता पूर्वक इन स्नानागारों का यहाँ के वास्तु कौशल का उपयोग हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड के नजदीक ही एक कुआं उपलब्ध है, इसे भी पवित्र माना गया है, अनुष्ठानिक माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही जाती है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। समरूप से आशय है एक समान रूप वाली, दूसर से आशय है धूल के रंग वाली। ये जो ईंटें हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी ही जाती है। और ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार से आशय है एक बहुत बड़ा सारा भंडार घर है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। यह जग जाहिर है यानी पूरी जनता को पता है, प्रसिद्ध है, सभी को इस बात की जानकारी है। ये बहुत अच्छी तरह से सभी को ज्ञात है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित
कर दिया है, किया है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही रही होगी। वह मूलतः खेतीहर, खेती करने वाले और पशुओं को पालने वाले लोगों की सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चकमक एक इस प्रकार का पत्थर है जिसको लोहे के साथ में भिड़ाने से आग उत्पन्न होती है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। जैसे कि इरफान हबीब जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार यहाँ के लोग रबी की फसल लिया करते थे, जिसमें कपास है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, चने हैं इत्यादि की उपज होने के पुख्ता सबूत भी प्राप्त हुए हैं। वह सभ्यता का तर युग था, यानी पूरी तरह से यह सरोबार रस से भरा हुआ तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। उस समय सभ्यता पूरी तरह से सरोबार थी, सरस थी। अब धीरे धीरे यह सूख गई है। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। कपास का बीज नहीं मिला, बाकी और सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छालटी, लिलन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। जो पुरातत्व शास्त्री माधो स्वरूप वत्स है, उन्हें रंगाई का एक छोटा कारखाना भी मिला था। छालटी यानी लिलन और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। निर्यात से आशय है दूसरे देश में भेजना, आयात से आशय दूसरे देश से माल का मंगवाना। इस प्रकार से शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठानों में जो यज्ञशालाएं हैं उनको, धार्मिक अनुष्ठानों में जो यज्ञशालाएं प्रयोग में आती है उनको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। भग्न से आशय है टूटी फूटी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां
मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। जो भी खुदाई कराने में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, इस प्रकार के जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उनका नाम भी इन खंडहरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं को इन स्थानों का नाम दे दिया गया है। जैसे डीके हल्का यानी दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। दीक्षित काशीनाथ जिस हल्के की खुदाई करते थे, जिस हल्के से आशय जिस क्षेत्र की खुदाई करते थे, उसे डीके का नाम दे दिया गया है। उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं, डीके क्षेत्र, दीक्षित काशीनाथ। डीके से आशय है दीक्षित काशीनाथ जो पुरातत्ववेत्ता है, उनके नाम से डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यानी फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। जो चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, वहाँ के रचनाकार है कार्बूजिए, उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार की शैली का वहाँ पर प्रयोग किया है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। चंडीगढ़ में भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से ही कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। अवचेतन से आशय है मस्तिष्क का सुसुप्त भाग, वह अवचेतन कहलाता है। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। इस प्रकार बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है और घरों के भीतर से पानी या मैल की नलियां बाहर होदी तक आती है और उसके पश्चात नालियों के जाल से ये जुड़ जाती है। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह सबसे बेहतर उदाहरण है। सरोकार होना, इससे इसका प्रयोजन होना, यानी बासिंदे यह मानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सब स्वास्थ्य का लाभ होना सबसे महत्वपूर्ण लाभ होना है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कों 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। मोहनजोदड़ो में 700 के लगभग कुएं हमें उपलब्ध होते हैं। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? और इस प्रकार ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव यह यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज का पहला भाग प्रिय विद्यार्थियों आज हमने पढ़ लिया है। इसका अगला एवं अंतिम भाग हम शीघ्र ही लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।